नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, भूतपूर्व प्रवक्ता गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खटीमा ब्लॉक, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। इकोनॉमिक्स स्टडी पैड पर अपने सभी व्यूअर्स, अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता हिरासत नियम, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण, तालिका व रेखाचित्र द्वारा व्याख्या। नमस्कार, इकोनॉमिक्स स्टडी पैड पर मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, भूतपूर्व प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज, देवरी, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। साथियों, बहुत लंबे समय के बाद आपको ये वीडियो मैं प्रेषित कर रहा हूँ और चूंकि मुझे कहिए तो कुछ व्यस्तता रही, इस कारण से भी मैं आपको वीडियो नहीं प्रेषित कर पाया। और दूसरा, ये वीडियो मैं पहले ही इतने सारे बना चुका हूँ कि इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए सभी वीडियो यहाँ मौजूद हैं जो आप अवलोकित कर सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ छात्रों ने मुझको ये अनुरोध किया कि आप हमें थोड़ा सा और अधिक स्पष्ट करके उपयोगिता हिरासत नियम के बारे में बताइए। तो ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार करता हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ। साथ ही जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, एक अनुरोध जरूर कर दो कि आप लोग जब मुझको लाइक करते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे थोड़ा उत्साह मिलता है और इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है। और मैं आपसे इतना तो वादा कर ही सकता हूँ कि आप जहाँ तक भी स्टडी करेंगे आगे, आपको मेरे चैनल पर इकोनॉमिक्स के लिए, आपकी प्रत्येक क्लास के लिए, चाहे वो इंटर हो या फिर बीए हो या फिर एमए स्टैंडर्ड, मैं वहाँ तक आपको पढ़ाने की सोच रहा हूँ। कुछ व्यवस्थाएं अपूर्ण हैं जिन्हें मैं शीघ्र पूर्ण करके आप तक अपना चैनल प्रेषित करूँगा और इस सब्जेक्ट को 31 साल के अनुभव के साथ में आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो मुझे आशा है कि आप सेव करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, उपयोगिता हिरासत नियम। आपको उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ हमने पहले भी बताया है। उपयोगिता किससे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। किसी वस्तु, सेवा, पदार्थ का वह गुण जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता या शक्ति या सामर्थ्य रखता है। मतलब प्रत्येक वस्तु में यह शक्ति है कि वो हमारी किसी आवश्यकता विशेष को संतुष्ट कर सकती है। ठीक है, तो मतलब यही बात जो है उपयोगिता कहलाती है। जैसे रोटी में यानी भूख को शांत करने की संतुष्टि है, पानी में प्यास को शांत कर। अब जैसे मैं चाय पी रहा हूँ तो चाय में जो मेरी एक आवश्यकता है तो उसकी संतुष्टि हो रही है। समझ रहे ना? कोई भी वस्तु, जैसे पेन है, पेन में लिखने की उपयोगिता है। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु में जैसे फुटबॉल खेलने की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, भूख की आवश्यकता, या कहिए कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं और प्रत्येक वस्तु में एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है। इसी को उपयोगिता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात है कुल उपयोगिता। किसी वस्तु की 7 इकाइयों का हम उपभोग कर रहे हैं, वस्तु विशेष की 7 इकाइयों को उपभोग कर रहे हैं और हमें 100 यानी 240 के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब क्या कहेंगे कुल उपयोगिता, मतलब ये कैसे ज्ञात हुआ? ठीक है ना भाई, मान लीजिए पहली इकाई का हमने उपभोग किया, ठीक है, हमें 100 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। दूसरी इकाई का उपभोग किया, हमें 120 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तीसरी इकाई का हमने, यहाँ पे थोड़ा सा मैं संशोधन करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरी इकाई का हमने उपभोग किया तो हमें फिर 100 के बराबर। चौथी इकाई का हमने यानी उपभोग किया तो हमें 80 के बराबर उपयोगिता। 5वीं के बराबर उपभोग किया तो हमको जो है 50 के बराबर उपयोगिता मिल रही, 50 इकाइयों के बराबर। अब इसको आप पैसे भी कह सकते हैं, यानी मुद्रा भी कह सकते हैं। 100 पैसे, 120 पैसे,
100 पैसे, 80 पैसे, 50 पैसे। मुद्रा की जो भी इकाई है उससे आप उपयोगिता को माप सकते हैं या नहीं माप सकते। तो कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, और कुछ कहते हैं नहीं मापा जा सकता है। अच्छा, जो कहते हैं कि नहीं मापा जा सकता, वो कहते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती, इसलिए हम मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु की से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को नहीं माप सकते। ये बात है ना। अब जो कहते हैं कि माप सकते हैं, तो उसमें मार्शल वगैरह जो है ये लोग हैं। तो इसमें पहली इकाई से 100 पैसे के बराबर उपयोगिता, दूसरी इकाई के उपभोग से 120 पैसे के बराबर उपयोगिता, तीसरी इकाई से फिर 100 के बराबर। आप कहोगे कि साहब पहली से 100, दूसरी से 120, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। होता यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे 3 दिन से खाना नहीं मिला है, 3 दिन से। जब एक रोटी पेट में जाती है तो उसकी आँख को भड़का देती है, तो दूसरी रोटी उसके लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है, समझ गए। इसलिए बढ़ती हुई उपयोगिता मिलती है। लेकिन उपयोगिता ह्रास नियम ये बताता है कि जैसे जैसे हम उत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं, प्राप्त होने वाली उपयोगिता समय समय कम होती जाती है। लेकिन यहाँ तो कम नहीं हो रही, बढ़ गई, है ना। तो ये हम आपको अभी थोड़ी देर में इसको स्पष्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद देख लीजिए क्रम से घटती चली जा रही है, ठीक है। यानी कुल उपयोगिता, मान लो 7 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, छठी इकाई से हमको 30 के बराबर और 7वीं इकाई से 10 के बराबर उपयोगिता मिल रही, तो हमें कुल उपयोगिता कितनी मिलेगी, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। प्लस करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। 220, 320, है ना, 320, 400, 400 के बाद हो गया 480 और 490 हो गया, तो टोटल हो गया 490। तो 7 इकाइयों का हम उपभोग करते हैं, तो हमको 490 इकाइयों के बराबर उपयोगिता मिलती है, तो इसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उपभोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, या एक कम इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो कमी होती है, उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे 4 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, हमें जो है कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है, इसको देख लीजिए। ये तो सीमांत उपयोगिता होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो TU कितना होगा, 100, 120, 220 हो जाएगा, 220, 320 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400। तो 400 इकाइयों के बराबर हमें 4 इकाइयों का उपभोग करने से उपयोगिता मिल रही है। अगर हम 5वीं इकाई का उपभोग करें तो हमारी कुल उपयोगिता हो जाएगी 450, अर्थात 5वीं इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हो रही है, तो 50 इकाइयों के बराबर वृद्धि हो रही है। तो 5वीं इकाई की जो सीमांत उपयोगिता होगी, यानी MU होगा, वो 50 इकाइयों के बराबर होगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक कम इकाई का उपभोग करें, 4 से 3 का, तो 4 इकाइयों की उपयोगिता 400 है, 3 इकाइयों की उपयोगिता 320 है, चौथी इकाई की जो सीमांत उपयोगिता होगी 80 के बराबर होगी, ठीक है। ये भी हम सूत्र के द्वारा आपको फिर से एक बार बताएंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक अधिक इकाई का उपभोग करने से या एक कम इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि अथवा कमी होती है उसको कुल सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। ये बात भी आपके लिए स्पष्ट हो गई है। अब हम आते हैं औसत उपयोगिता पर। औसत उपयोगिता, ठीक है। औसत उपयोगिता क्या है कि जो उपभोग की इकाइयाँ हैं, उपभोग की इकाइयाँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, और इस पे जो हम कुल उपयोगिता में मिल रही थी TU 100, 120, 320, और उसके बाद 400, फिर 450, 480। अब बात है ना, यानी TU को उपयोग की यानी N इकाइयों से भाग कर देंगे, तो जो उपयोगिता प्राप्त होगी AU कहलाएगी, ठीक है। औसत यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, यानी औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता 1 से 100 को भाग करेंगे 100 आएगा, 2 से भाग करेंगे 120 को कितना जाएगा, 6 दूनी 12, 8, 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 0, 3 संग 18, 3 संग 18, 3 संग 18, ठीक है। 4 से भाग करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से
भाग करते चले, 9 पंजे 45, ठीक है, और 7 7 छंग 42, बचे 6 बचे, हो गया 60, 7 8 56, बचे 4, 7 पंजे 35, बचे 5, 7 7 49। तो ये औसत उपयोगिता इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुल उपयोगिता को उपभोग की इकाइयों से भाग करेंगे, आपको कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। अगर आप और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं, इनके सूत्रों को जानना चाहते हैं, तो इससे संबंधित जो मेरा वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है करके सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम जो हमारा वास्तविक टॉपिक है, उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम से क्या अभिप्राय है ना, इसके बारे में जरा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो मतलब देखिए ना, आवश्यकता है, आवश्यकताओं के दर्शन है। आवश्यकता जानते ही आप, प्रति व्यक्ति को दिन भर में जाने कितनी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है ना। किसी वस्तु सेवा पदार्थ का वह गुण जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता है वो तो उपयोगिता हो गया, है ना। और आवश्यकता संतुष्टि के लिए वस्तुओं का उपभोग होता है। अब आवश्यकता 3 प्रकार की होती है, अनिवार्य, आवश्यक आवश्यकताएं और विलासता संबंधी आवश्यकताएं। इसके बारे में मैंने विस्तार से बता रखा है। आवश्यकताओं के अनेक लक्षण हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है उसमें है किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। याद कर लीजिए इस लक्षण को, क्योंकि इसी पर आधारित है उपयोगिता ह्रास नियम। उपभोग के क्षेत्र में उपयोगिता ह्रास नियम आधारभूत नियम है, ये बात हम आपको बता चुके हैं, आप देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी जो हमने आपको बताया कि आवश्यकता के जो लक्षण होते हैं उनमें एक लक्षण है किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये जो लक्षण है इसी पर आधारित है उपयोगिता ह्रास नियम। क्या होता है कि जैसे हमें भूख की आवश्यकता है, अगर हम इस आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक समय विशेष में, यानी कि अभी इसी समय अगर हमें भूख लगी है और हम खाने बैठ जाएं तो हम अपनी भूख की आवश्यकता को शांत कर सकते हैं। एक समय विशेष में किसी आवश्यकता विशेष को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है, चाहे वो भूख की आवश्यकता हो, पानी की आवश्यकता हो, खेलने की आवश्यकता हो या अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता हो, संतुष्ट किया जा सकता है। जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर हम रोटी खाते चले जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारी भूख खत्म हो चुकी है, या ऐसा नहीं होगा? क्या समझते हैं आप, होगा या नहीं होगा? अरे भाई होगा ना। अगर आप समझते हो कि नहीं होगा तो ये तो भाई बड़ा आश्चर्य वाली बात हो जाती है ना। ये तो हो नहीं सकता कि हम खाते जाएं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा तो एक वो व्यक्ति कर सकता है जिसका मानसिक संतुलन करता है। भांग का नशा करने के बाद आदमी क्या करता है, खाता चले, रो रहा है तो रोएगा, गा रहा है तो गाएगा और खा रहा है तो खाएगा। तो यानी इस नियम की जब मान्यता की बात करेंगे तो उसमें एक मान्यता यह है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सही रहनी चाहिए। ये तो बाद में हम बताएंगे आपको। तो किसी आवश्यकता विशेष को इस समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। इसमें मैंने आपको मार्शल की परिभाषा बताई है। मार्शल ने कहा है किसी यानी अन्य बातें समान रहने पर किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में जितनी मात्रा से अधिक वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है उस वस्तु की प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। ये परिभाषा इसको याद कर लीजिए, है ना। फिर दूसरी परिभाषा बेनम की है। बेनम ने कहा है कि उपभोग यानी जब कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु के यानी अन्य वस्तु के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। तो याद कर लीजिए इसको, बहुत ही ईजी है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपने जब ये परिभाषा याद कर ली तब आपको एक मैं सामान्य कथन जरूर बता दूं
सबसे पहले तो आप इस नियम का सामान्य कथन याद कर लीजिए कि जैसे जैसे किसी वस्तु विशेष की अधिकाधिक इकाइयों का हम उपभोग करते चले जाते हैं, प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सामान्य कथन है, ठीक है। मतलब उपयोगिता ह्रास नियम ये जो है H.H. गॉसेन का प्रथम नियम कहलाता है। H.H. गॉसेन इन्होंने ही इस नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। किसने किया है? H.H. गॉसेन, ठीक है। और प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम की और अधिक स्पष्ट व्याख्या की है। इसको आप ध्यान में रखिए। जब आप भूमिका लिखेंगे तो उस भूमिका में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिए उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग के क्षेत्र में एक आधारभूत नियम है। सर्वप्रथम इस नियम का प्रतिपादन H.H. गॉसेन ने किया, बाद में प्रोफेसर मार्शल ने इसकी और अधिक व्याख्या की। उपयोगिता ह्रास नियम आवश्यकता के इस लक्षण पर आधारित है कि किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है, चाहे वो हमारी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, खाने की भूख की आवश्यकता हो, खेलने की आवश्यकता हो, पढ़ने की आवश्यकता, कोई सी भी आवश्यकता हो, किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। यह नियम सार्वभौमिक है, ठीक है। इस नियम का जो सामान्य कथन क्या है? सामान्य कथन है जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के अधिकाधिक उपभोग करता जाता है, प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत घटती जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है नियम की परिभाषा, तो नियम की परिभाषा में मार्शल की परिभाषा लिख दीजिए कि अन्य बातों समान रहने पर किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में दी हुई मात्रा से अधिक वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है उस वस्तु की प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। इसी प्रकार बैन की परिभाषा है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि कोई उपभोक्ता जैसे जैसे किसी एक वस्तु के उपभोग को स्थिर रखते हुए अन्य वस्तु के उपभोग में परिवर्तन करता है तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। तो याद कर लीजिए इसको भी, और एक दो परिभाषा और याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये परिभाषा हो गई। अब आइए आपको एक उदाहरण बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति भूखा है, 3 दिन से उसे खाना नहीं मिला, ठीक है। वो जंगल में कहीं भटक गया, अब जंगल से नहीं निकल पाया, रास्ता नहीं मिला उसको, 3 दिन हो गए उसको भूख प्यास तड़पते। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसे एक रोटी खिला दे तो वो उसको कुछ भी दे सकती। रेगिस्तान में एक व्यक्ति अगर पानी से तरस रहा हो तो पानी के एक गिलास के लिए वो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि बिना एक गिलास के तो मर जाएगा, ठीक है। तो यही बात उसके साथ में, तो वो मतलब ऐसा होता है कि सडनली किसी कस्बे में या किसी शहर में पहुंचता है, वहाँ होटल पे जाता है, होटल वाला भी होटल बंद कर चुका है, खाना नहीं खिला सकता, तो कहता है भाई मैं 3 दिन से भूखा, मुझे एक रोटी खिला दी, पैसे ले। तो एक रोटी के लिए वो अधिक मूल्य देने के लिए तत्पर होता है, ठीक है। होटल वालों की तरफ आ जाता है तो वो उसको जो है कहता है ठीक है भाई बैठो खाना। अब वो मान लो पहली रोटी खाता है, तो ये रोटी की उपभोग की इकाइयाँ हैं, ध्यान दीजिए, रोटी के उपभोग की इकाइयाँ, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5वीं इकाई, 6ठी इकाई, 7वीं इकाई, 8वीं इकाई, 9वीं इकाई, 10वीं इकाई, और भी जितनी आप बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए सीमांत उपयोगिता, रोटी यानी रोटी के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को हम अंग्रेजी में यानी यूटिलिटी बोलते हैं, और एक और शब्द है तुष्टिगु, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और ये है हमारी कुल उपयोगिता। यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ उपयोगिता, यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसको हम कहेंगे TU, टोटल उपयोगिता। और इसके बाद आप एवरेज यूटिलिटी भी लिख सकते हैं, है ना, औसत उपयोगिता,
इसको हम कहते हैं AU, एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, जैसे जैसे हम रोटी की उपभोग की इकाई को बढ़ाते हैं, शुरू में क्या होगा, सीमांत उपयोगिता हो सकता है बढ़ती भी हो, फिर वो घटनी शुरू हो जाएगी, फिर शून्य हो जाएगी, फिर ऋणात्मक हो जाएगी। सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं, धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो देखिए पहली रोटी का उपभोग कर रहा है तो 100 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, दूसरी का उपभोग कर रहा है वह तो 120, क्योंकि जब पहली रोटी उसके पेट में जाती है तो उसकी भूख और भड़क जाती है। ठीक है, अब यदि वो तीसरी रोटी का भी उपभोग करता है तो उसकी उपयोगिता घट जाती है, 100 के बराबर जाती है। चौथी रोटी का उपभोग करता है तो 80 इकाइयों के बराबर, पांचवी रोटी का उपभोग करता है तो 50 इकाइयों के बराबर, छठी का उपभोग करता है तो 30, और सातवीं का उपभोग करता है 10, और आठवीं का उपभोग करता है तो 0। अब यहाँ पे देखिए ना, सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, यहां तक ये धनात्मक सीमांत उपयोगिता है, यहां पर शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता, और इसके बाद ये 8वीं इकाई हो गई, 9वीं इकाई पर ऋण 10 और 10वीं इकाई पर ऋण 30। ठीक है, तो ये जो हो गया ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता हो गई। समझ में आ गया होगा, चाहे BA वाले हो या MA वाले हो, सबके लिए बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड से हमेशा पढ़ाते हैं, आप देखते रहिए। अब कुल उपयोगिता ज्ञात करनी है, तो पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है, 100, तो कुल उपयोगिता भी 100 और औसत उपयोगिता भी 100, यानी कि 100 कुल उपयोगिता को एक इकाई से भाग करेंगे तो 100 आएगा। अब सीमांत उपयोगिता 100 है तो कुल उपयोगिता, पहली रोटी ही अंतिम रोटी है, इनको भूल जाइए। पहली रोटी खा रहा है, 100 के बराबर उपयोगिता मिली, तो हमारे कैसे 100 उपयोगिता ही होगी। हमारे लिए गुल्लक है मेरे पास में, इस गुल्लक में हम क्या करते हैं, एक 100 का नोट डाल दें। ठीक है, तो हमने ये गुल्लक में पहला नोट डाला, ये 100 रुपए का नोट है, तो 100 ही तो होगा, और तो कुछ डाला ही। अब 120 रुपए और डाल देंगे, तो अब गुल्लक में कितना हो जाएगा, 220, तो हमारी कुल उपयोगिता हो जाएगी 220। जब हम पहली रोटी का उपभोग करते हैं 100, दूसरी का उपभोग करते हैं तो 120, तो टोटल कितना हो गया, 220 हो गया ना, 100 और 100, 200 और 20। अब तीसरी रोटी का, तो इसमें 100 का और डाल दीजिए। ठीक है, तब कितना हो गया जाएगा, 320, तीसरी रोटी को हो जाएगा 320। ठीक है, अब इसमें 80 और जोड़ देंगे तो चौथी रोटी का भी हो जाएगा, 80 और डाल दीजिए, इसमें हो जाएगा 400। ठीक है, 50 और डाल दीजिए तो 450 हो जाएगा। समझ आए ना, उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ते चले जाइए, कुल उपयोगिता मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से जब हमने अब 30 जोड़ना है तो 480 हो जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 490 हो जाएगा, और 0 जोड़ेंगे तो 490। ठीक है, अब देखिए जहां पर हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, वहां पे कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई। यहां देखिए सीमांत उपयोगिता है 0, कुल उपयोगिता है अधिकतम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तो ये तो तालिका फिर भी जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद क्या होगा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, 9वीं इकाई पर 10 अब भाई 8, यानी कि जब हमने 8 रोटी खा ली तो हमारी जो है आवश्यकता, जो सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, अर्थात हमारी भूख शांत हो गई। इसके बाद भी यदि हम रोटी खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द हो सकता है, डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ सकती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऋणात्मक उपयोगिता मिलेगी। अब इसको 10 को घटा देंगे तो 480, और फिर ये 30 घटाएंगे तो 450। तो इस प्रकार से ये हमारी सीमांत उपयोगिता, उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता, और उपभोग की इकाइयों से कुल उपयोगिता को भाग करके यहाँ लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा 110, 3 निकल 3 और 0, 3 छंग 18। ठीक है, 4 से 4 दाएं 40, 100 हो जाएगा। 5 से 5 अट्ठे 40, 5 में 45, 90 आ जाएगा। इस तरीके से भाग करते चले जाएंगे तो हमें औसत उपयोगिता मिल जाएगी। ठीक है,
जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस कथन की व्याख्या कीजिए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के संबंध को बताइए। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, ये जो आपको मैंने सारणी बताई है, अब इसके अकॉर्डिंग अभी ये देखिए, यहाँ मैंने छोड़ दिया है। यहाँ मैंने 5 से 45 यानी 450 को भाग किया तो 90 आ गया। इससे आगे के भाग आप खुद कर लीजिए, यहाँ पे निकालिए, मुझे बताइए कि क्या क्या होगा। ठीक है, जो यहाँ पे ये मैंने छोड़ दिया है इनको भरिएगा। ठीक है, और मुझे भी बताना। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। ये तो हमारी एक उदाहरण हो गया कि व्यक्ति भूखा था, जंगल में फंस गया। जब वो पहली रोटी का उपभोग करता 100 के बराबर तो उसको कुल उपयोगिता 100, फिर दूसरी रोटी से उसको 120। तो यहाँ पे क्योंकि वो संकटकालीन अवस्था थी, अब संकटकालीन अवस्था से बाहर निकल जाएगा, तब उसकी सीमांत उपयोगिता निरंतर कम होती चली जाएगी और कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाएगी जब तक कि वो धनात्मक रहेगी सीमांत उपयोगिता। उसके बाद जब भूख शांत हो गई तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। उसके बाद भी भूख को यदि जारी रखा जाएगा तो ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होगी, जिससे कुल उपयोगिता भी घटने लगेगी। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में यही संबंध होता है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। आगे होगा, चलिए अब इसके रेखा चित्र द्वारा व्याख्या। आप ये रेखा चित्र आपके सामने मौजूद है। यहाँ देखिए, रोटी की जब हम भूख की मात्रा का उपभोग कर रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता शून्यात्मक हो जाती है। इससे पूर्व सीमांत उपयोगिता कैसी है? धनात्मक। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक। इसके बाद यहां से लेके यहां तक जब आधार रेखा को नीचे की ओर निकल जाती है तो ये ऋणात्मक हो जाती है। सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब देखिए ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है कि जैसे जैसे हम वस्तु की उत्तरोत्तर उपभोग की एक के बाद एक इकाइयों का उपभोग करते हैं, सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। एक समय आता है कि वस्तु विशेष की आवश्यकता कई कि पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है, तो वहाँ की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और ये होता है वहाँ पे जहाँ आधार रेखा को सीमांत उपयोगिता वक्र, ये MU वक्र है, काटता है या स्पर्श करता है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता वक्र जो है आधार रेखा के नीचे का जो भाग है वो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। तो ये जो इतना सा तर्क है, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की प्रवृत्ति को बताता है। यहाँ पे कुल उपयोगिता का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो हो गया है, यहाँ हम इसको A लिख दें, ये B लिख दें, ये C लिख दें और ये D लिख दें, तो ये हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का चित्र बन गया है। इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। सीमांत उपयोगिता वक्र जो है पहले ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि उपभोक्ता कष्ट की अवस्था में था। ये नियम तभी लागू होता है जब कष्ट की अवस्था बीत चुकी हो। उसके बाद जैसे जैसे उपभोग को जारी रखा जाता है, उपभोग की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ये उपभोग की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, प्रत्येक बाद वाली इकाई की सीमांत उपयोगिता घट जाती है। जब रोटी के 8 इकाई को उपभोग किया जाता है या 7 इकाइयों का जो भी है, तो क्या 8 इकाइयों को उपभोग कर रहे हैं, शून्यात्मक उपयोगिता मिल रही है। उसके बाद 9वीं इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो ऋणात्मक हो जाती है, 10 हो जाती है, फिर उसके बाद ऋण 30 हो जाती है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को बता रहा 10 और यहाँ पे 30। अब देखिए, अगर हम इस तरीके से रेखा चित्र बनाते, यानी कि प्रत्येक बिंदु को ज्ञात करते और बनाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, टाइम ज़्यादा लगता। यहाँ हमने उतना टाइम नहीं लगाना है, ना ही हमने उस तरीके से दिखाना है। केवल जो हमारा रेखा चित्र है उसको उसी तरीके से बनाएंगे, समझ बनाया था
ठीक है। और उसके बाद ये जो सीमांत उपयोगिता वक्र है नीचे की ओर गिर रहा है, इसका जो ढाल है ऋणात्मक है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों का हम उपभोग करते हैं, प्रत्येक बार बढ़ती इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस नियम की मान्यता है विवेचन काल यानी उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। उपभोग की समस्त इकाइयाँ गुण तथा मात्रा में एक जैसी हैं। वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। वस्तु अनिवार्य आवश्यकता की नहीं होनी चाहिए, है ना। कहना चाहिए कि विवेचन काल में उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति, वस्तु अनेक आवश्यकता वाली नहीं होनी चाहिए। अनेक मान्यताएं हैं, ठीक है। कष्ट की अवस्था बीत चुकी हो, है ना। फिर ये सारी बात हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले नियम का सामान्यकरण, फिर नियम की परिभाषा, उदाहरण द्वारा व्याख्या, तालिका द्वारा व्याख्या, रेखा चित्र द्वारा व्याख्या, फिर हम लिखते हैं नियम की मान्यताएं, फिर हम लिखते हैं नियम के अपवाद, ठीक है। और जैसा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या की बात है तो वो पूर्ण हो चुका है। इस नियम के वास्तविक अपवाद जो है अच्छी किताब पढ़ना, अच्छा गाना, दो प्रकार के अपवाद हैं, एक नाममात्र एक वास्तविक। तो वास्तविक अपवाद है इसका ही, लेकिन उपयोगिता ह्रास नियम इतने कम अपवादों के साथ इतने व्यापक स्वरूप में लागू होता है कि इसे उपभोग का सार्वभौमिक नियम कहा जा सकता है। अब ये जो है कहीं पर भी लागू हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नियम के जो अपवाद हैं आपको बाद में बताऊंगा। और आप चूँकि इकोनॉमिक स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, चूँकि व्यवस्था भी अपूर्ण है। आप देख लोगे किस तरीके से पसीना आ रहा है, ठीक है। और उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। कुछ कारणों से मैं पिछले दिनों वीडियो नहीं बना पाया हूँ। आपकी भी छुट्टियाँ चल रही थी, अब मैंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये बरसात आ जाए, मौसम अच्छा हो जाए तो मुझे थोड़ा सा और बड़ी बेहतर करके वीडियो बनाने का मौका भी मिलेगा। आप सबसे निवेदन है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें कभी आपसे पैसे की कोई मांग नहीं की जाएगी, ठीक है। नमस्कार।